Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, my name is Muhammad Ismail Danish. I belong from countryside area of district Faisalabad. Basically, I am graduate of Agriculture University Faisalabad. I joined civil service in 2009. I was allocated in 38th Common as the Assistant Commissioner in Land Revenue. I served in different field formations of Inland Revenue. Currently, I am serving as Additional Commissioner Inland Revenue. Dear aspirants, हम एक ये सेशन शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ा गाइड करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए कि जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं CSS के और PMS के उनकी हम आउटलाइन जो है ना डिटेल आउटलाइन वो आप लोगों से जो है ना वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज 2024 का एक पेपर जो है ना वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले तो मैं कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आउटलाइन पे जाने से पहले। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि आपने ऐसे को जब भी अटेम्प्ट करना है तो आपने काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने क्वेश्चन पेपर को सारा पढ़ना है। सारे पढ़ने से मुराद ये है कि हो सकता है कि आपके पहले या दूसरे जो सीरियल नंबर पे ही आपको कोई ऐसा टॉपिक नज़र आ जाए जिससे आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं या किसी स्टेज पे आपने उसको तैयार किया हुआ है, तो आपने उसको बेटा फ़ौरन ही अटेम्प्ट करना नहीं शुरू कर देना। आपने 1 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से आपने सिर्फ एक को जो है ना वो अटेम्प्ट करना है। तो आपने बेटा उनको तसल्ली से पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे आपने उनकी थोड़ी सी डिवीज़न और बाइफर्केशन करनी है। मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स इशू बेस होते हैं और कुछ ओपिनियन बेस या आइडिया बेस भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ आपके कोई डोमेस्टिक इशू के रिलेटेड, कोई सोशियो इकोनॉमिक इशू के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और कुछ कोई फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, कोई ग्लोबल या रीजनल इशू या कोई किसी और थीम के ऊपर भी आ सकता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसमें आपने अपनी काफ़ी सारी आउटलाइंस बनाई हुई हैं, एग्जामिनर को चेक करवाया हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उस टॉपिक की तरफ जाना है जिससे आप काफ़ी हद तक जो है ना वो मतलब फेमिलियर हैं। पहला पॉइंट तो ये ज़हन में आपने रखना। दूसरा पॉइंट बेटा, जब आपने एक टॉपिक को ज़हन बना लेना है कि मैंने इसको अटेम्प्ट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर ऐसे पेपर। उसमें आपने टॉपिक को सिलेक्ट करके जो आउटलाइन बनानी है, रफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कंप्लीट आउटलाइन के लिए आपने 30 मिनट जो है ना वो टाइम एग्जॉस्ट करना है और 2 घंटे और 15 मिनट में आपने कोशिश करनी है कि आपने डिटेल ऐसे लिखना है और 15 मिनट आपने जो है ना वो प्रूफ रीडिंग के लिए लाजमी जो है ना वो स्पेयर करने हैं। ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई। अच्छा, अब हम बेटा आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये 2024 में आया आपके एग्ज़ाम में। तो इसको बेटा अटैम्प्ट करने की अभी हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक को जब आपने अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसके वेरिएबल्स जो है ना वो सोचने हैं। वेरिएबल से मुराद बेटा वो डायमेंशन है, एस्पेक्ट्स हैं, वो एक बड़ा एरिया है जिसके नीचे आपने फर्दर पॉइंट्स जो है ना वो सोचने हैं। टॉपिक को जो है ना वो टू दी पॉइंट और रेलेवेंट रहने के लिए वेरिएबल्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने 4 इसके वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेटा पहला एक वेरिएबल हमारा है पॉलिटिकल पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक पाथवेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पाथवेज, और एक मैंने वेरिएबल बनाया एजुकेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पाथवेज, ठीक है। इसको आप बेटा इसमें कोई 3 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई एक आध ज़्यादा भी इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपके मिनिमम 2 वेरिएबल्स जो है ना, किसी भी टॉपिक को जब आपने अटेम्प्ट करना है तो मिनिमम 2 वेरिएबल्स जो है ना वो होने चाहिए।
इस ऐसे को मैंने थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मैंने फिर इसके 4 वेरिएबल्स बनाए हैं: पॉलिटिकल पाथवेज, इकोनॉमिक पाथवेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पाथवेज और एजुकेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पाथवेज। इसको भी मैंने फिर प्रायोरिटाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है कि जो पॉलिटिकल पाथवेज है वो बेटा सबसे पहले है, क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकली चीज़ें ठीक होंगी तो दैट विल लीड टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और प्रॉस्पेरिटी डायमेंशन ऑफ स्टेट विल बी जनरेटेड आफ्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एटसेट्रा। तो सबसे पहले बेटा हमने जो इसका पॉइंट लिखा है, इंट्रो ऊपर हम लिखेंगे आउटलाइन और नीचे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के नीचे मैंने ये पहला एक बड़ा, इसको मैं एक वेरिएबल्स कहूँगा, पॉलिटिकल पाथवेज का। तो इसमें मैंने बेटा ये कोई 6-7 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इसको मैंने प्रायोरिटी बेस पे ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। इंस्टीट्यूशंस शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर लीगल ज्यूरिसडिक्शन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड है सारे इंस्टीट्यूशंस की, उसके मुताबिक काम करें। पहला पॉइंट आपका बेटा ये है। सेकंड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थर्ड इज गुड गवर्नेंस, फोर्थ इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसको आप ब्रैकेट में पार्लियामेंट भी लिख सकते हैं। आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और इवन आपके जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बेटा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ही आएंगे। नेक्स्ट है बेटा रूल ऑफ लॉ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अभी तो वो डिसफंक्शनल हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनल करना। ये बेटा 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पॉलिटिकल पाथवेज दैट मे लीड टूवर्ड्स पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। सेकंड बेटा मेरा वेरिएबल्स है इकोनॉमिक पाथवेज का। उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है नेशनल डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो हम जिसको कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो हमारा फॉरेन और नेशनल डेट है उसको एज ए स्टेट हम कैसे डील करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी उसको मैनेज करने की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके इकोनॉमिक पाथवेज में। सेकंड है प्रमोशन ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक होगा और फिर आपको जो है ना वो फॉरेन डेट की तरफ जो है ना वो आप उसको मैनेज करने में एक बेहतर टूल होगा कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम काम करना होगा। इसलिए सेकंड पॉइंट ये भी मैंने प्रायोरिटी की बेस पे जो है ना इनको ऑर्गेनाइज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा प्रमोशन ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स, इसके ऊपर आप काम करेंगे। थर्ड इज़ प्रायोरिटी टू रीवैम्प एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर जो बेटा पर हेक्टर यील्ड है वो दुनिया में बहुत हम पीछे हैं काम में, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। और जब आप अपनी इंपोर्ट के स्टेट बिल को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका एडिबल ऑयल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एज ए एग्रीकल्चर स्टेट भी आप बेटा इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में। तो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना जो है ना ये आपके पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। प्रायोरिटी टू रीवैम्प एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। इसका बेटा इम्पैक्ट ये है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बहुत ज़्यादा है तो आपके ये इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स के लिए और डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स के लिए भी ये बड़ा लीथल है। और जब आपकी कास्ट ज़्यादा होने की वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, ये एक बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स वाला। नेक्स्ट है बेटा फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी नीड एविडेंस बेस सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। एविडेंस मींस रिसर्च बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड गुड गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। और लास्ट जो इकोनॉमिक पाथवेज में है कंसिस्टेंसी इन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये बेटा आपका सेकंड वेरिएबल होगा। थर्ड वेरिएबल्स में आपके 4-5 पॉइंट्स बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पाथवेज में रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। अब आप ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जब आप पैराग्राफ डेवलप करेंगे कि आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। गुड गवर्नेंस के लिए, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी के लिए, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए,
पब्लिक के मैस के ट्रस्ट को गेन करने के लिए वी नीड रिफॉर्म्स इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। उसमें फेडरल आपकी सिविल सर्विस भी है, प्रोविंशियल सर्विस भी है, उसमें आपकी पुलिस भी है, जितने भी आपके मिसलेनियस डिपार्टमेंट हैं जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को डील कर रहे हैं, उन सब में रिफॉर्म्स की जो है ना वो बेटा ज़रूरत है टू अचीव पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज़ बेटा स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये बेटा एक अलग पॉइंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक चीज़ बड़ी आप इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि जो सिविल सर्विस है बेटा उसको मजबूत करने की भी ज़रूरत है। मजबूत से मुराद ये है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग है वो मेरिट पे होनी चाहिए और उसका एक प्रॉपर टेन्योर होना चाहिए, यानी उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली तलवार भी नहीं लटकनी चाहिए। और दो बेटा लॉ के अंदर जो हमने पहले बात की, इंस्टीट्यूशन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर लीगल ज्यूरिसडिक्शन, कि जो बेटा स्टेट के ऑर्गन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, लेजिस्लेचर ने सिर्फ पॉलिसीज़ बनानी है और जुडिशरी का बेटा एक अपना रोल है। तो लेजिस्लेचर्स को और पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जो है ना वो इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट तो दें, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इंडिपेंडेंट एज पर लॉ जो उनके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके मुताबिक काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, अगर आप ट्रू सेंस में गुड गवर्नेंस जो है ना वो चाह रहे हैं। तो ये बेटा दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपने जो रिफॉर्म्स हैं इसमें आप उनकी ट्रेनिंग की बात करेंगे, ऑटोमेशन की बात करेंगे, डिजिटाइज करने की बात करेंगे, उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बेहतर करने की बात करेंगे। ये बेटा रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एक अलग पॉइंट होगा और उसको स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस ये एक अलग पॉइंट होगा। इसमें इनकी टेन्योर की बात होगी, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात होगी, इनकी जो है ना वो एक लीगल ऑटोनॉमी की बात होगी एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस। ये बेटा अलग पॉइंट, दोनों अलग और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेटा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस में आपके दो ही एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नर्स एंड गवर्नेंस, कि जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस सारे प्रोसेस का नाम जो है ना वो गवर्नेंस है। तो नेक्स्ट बेटा है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी होना चाहिए कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के जो मशीनरी है उनकी बेटा जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो सिटीज़न सेंटर्ड अप्रोच भी और सिटीज़न की पार्टिसिपेशन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ये भी बड़ी जो है ना वो बेटा एक ज़रूरी होगी। सिटीज़न पार्टिसिपेशन जो है ना वो कि आपकी जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड हूँ, सिटीज़न ओरिएंटेड हूँ, कि आपने उनको रिलीफ जो है ना वो देना है। लास्ट बेटा आपका वेरिएबल्स बनेगा एजुकेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पाथवे। उसमें बेटा क्वालिटी एजुकेशन शुड बी स्टेट प्रायोरिटी, कि अगर हम ट्रू सेंस में अपनी स्टेट को प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर करना चाह रहे हैं, एक खुशहाल रियासत बनाना चाह रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन शुड बी स्टेट प्रायोरिटी। इसको हमें वार फुटिंग्स पे जो है ना वो करना चाहिए। अब तो बेटा जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, वो तो मतलब एक आप समझ लें कि एक मैन पावर ऑफ अनस्किल्ड जो है ना फोर्स वही हम जनरेट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, तो उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा स्किल्ड एंड एजुकेटेड यूथ में बी स्टेट एसेट, कि जो हमारा एक यूथ है, जो हमारी लेबर फोर्स है, उस एज ब्रैकेट में लोग आते हैं, उनको अगर हम बेटा स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए हम अपनी स्टेट का जो है ना वो एसेट बना सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें बेटा आपने बात करनी है एजुकेशन में हायर एजुकेशन की, कि जो आपके हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अंदर बेटा रिसर्च के कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है और उनके रिसर्च को शुड बी यूज्ड फॉर स्टेट पॉलिसी मेकिंग में इनका रोल जो है ना वो होना चाहिए आपके हायर एजुकेशन में। और जितने भी आपके सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए योर हायर एजुकेशन शुड बी इंस्ट्रूमेंटल
to give solution and suggestions to tackle those problems। तो हायर एजुकेशन का बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बेटा लास्ट 2 पॉइंट होंगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएट्स कम्पिटिटिव वर्कफोर्स, कि जब आप अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, मैसेज के ऊपर, एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक बेहतर जो है ना कम्पिटिटिव वर्कफोर्स जो है ना वो बनेगी। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट बेटा पॉइंट इसमें आएगा एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि जो आपका लोअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन है, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ यूअर सोसाइटी है, उसको बेटा प्रायोरिटी पे जो है ना वो एजुकेशन देना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। दीज आर मेजर पॉइंट्स अंडर 4 वेरिएबल्स एज ए पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। और आखिर में बेटा आप अपना जो है ना वो कंक्लूजन जो है ना वो लिखेंगे। थैंक यू।